तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम ग्लोबल फॉरेक्स मार्केट की उन परतों को हटाने वाले हैं जिन्हें आमतौर पर रिटेल ट्रेडर्स से छिपा कर रखा जाता है। अक्सर हमें बताया जाता है कि फॉरेक्स मार्केट एक बहुत ही ओपन और ट्रांसपेरेंट जगह है ना? लेकिन असल में पर्दे के पीछे ब्रोकर्स का माइक्रोस्ट्रक्चर कैसे काम करता है, आज हम इस पूरी रेगुलेटरी मैट्रिक्स को डिकोड करेंगे। अब जरा सोचिए, जब आप अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर वो बाय बटन दबाते हैं तो आपका पैसा असल में जाता कहां है? क्या वो सीधा ग्लोबल इंटरबैंक मार्केट में हिट कर रहा है या फिर कहानी कुछ और ही है? ये एक ऐसा सवाल है जो रिटेल ट्रेडिंग के पूरे इल्यूजन यानी भ्रम को समझने के लिए सबसे परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। फेज 1, रिटेल ट्रेडिंग का भ्रम और उसका माइक्रोस्ट्रक्चर। चलिए समझते हैं कि ब्रोकर्स के एग्जीक्यूशन स्ट्रक्चर और ट्रेड्स को प्रोसेस करने का बुनियादी ढांचा असल में काम कैसे करता है। ब्रोकरेज की दुनिया में मुख्य रूप से दो मॉडल्स का खेल है, ए बुक और बी बुक। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ए बुक, जिसे हम एसटीपी मॉडल भी कहते हैं, वहां ब्रोकर सिर्फ एक बिचौलिया है। आपने ट्रेड लगाया और उसने उसे सीधे एक्सटर्नल लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स तक पास कर दिया, काम खत्म। लेकिन बी बुक ये मार्केट मेकर मॉडल है। यहां आपका ट्रेड कहीं बाहर जाता ही नहीं है। ब्रोकर खुद आपके सामने डायरेक्ट काउंटर पार्टी बनके खड़ा हो जाता है, यानी आप बाय कर रहे हैं तो वो सेल कर रहा है। अगर हम डेटा और रिस्क के नजरिए से बात करें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। ए बुक ब्रोकर की कमाई सीधे तौर पर कमीशन और स्प्रेड मार्कअप से होती है और उनका मार्केट रिस्क ना के बराबर होता है। लेकिन बी बुक में पूरा खेल ही अलग है। वहां ब्रोकर का सबसे बड़ा प्रॉफिट आता है नेट क्लाइंट लॉसेस से, यानी जब आपको नुकसान होता है। इस मॉडल में ब्रोकर अपना पूरा रिस्क इंटरनल मॉडल्स के जरिए मैनेज करता है। फेज 2, काउंटर पार्टी ट्रैप और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखते हैं कि जब आप ट्रेड करते हैं तो आपका सामना ब्रोकर्स के उन हाईली एडवांस्ड इंटरनल इंजनों से कैसे होता है जो रिस्क मैनेज करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। अब एक दिलचस्प बात बताऊं, आज के समय में बड़े और स्मार्ट ब्रोकर्स शायद ही कभी 100% प्योर ए बुक या बी बुक चलाते हैं। वो यूज करते हैं सी बुक, यानी एक हाइब्रिड मॉडल। ये सिस्टम पूरी तरह डेटा ड्रिवन होता है। आपका अकाउंट प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में, इस बात पर डायनामिकली डिसाइड होता है कि आपके ट्रेड को ए बुक में भेजा जाए या बी बुक में। ये सेगमेंटेशन बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से होता है। स्टेप 1, एल्गोरिदम पहले आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और प्रॉफिटेबिलिटी को स्कैन करेगा। स्टेप 2, अगर आप एक लगातार प्रॉफिट कमाने वाले या इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर हैं तो आपका फ्लो तुरंत एक्सटर्नल ए बुक पर भेज दिया जाएगा ताकि ब्रोकर को रिस्क ना हो। और स्टेप 3, जो रिटेल ट्रेडर्स लगातार लॉस कर रहे हैं उन्हें इंटरनल बी बुक पर रोक लिया जाता है। और यही मार्केट की सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई है। अगर आप बी बुक पर है तो इसका सीधा सा गणित है, आपका नुकसान ही ब्रोकर का मुनाफा है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक 100% स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। जब ब्रोकर खुद आपका काउंटर पार्टी है तो प्लेटफॉर्म की कमाई तभी होगी जब आप फेल होंगे। फेज 3, रेगुलेटरी मैट्रिक्स और सेंट्रल बैंक का एक्शन। चलिए अब थोड़ा डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट में आते हैं और देखते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसी अथॉरिटीज इस पूरे सिस्टम को किस तरह से काउंटर कर रही हैं। $100 मिलियन, काफी बड़ा नंबर है ना? सालों तक इंडियन रिटेल ट्रेडर्स इसी गलतफहमी में जीते रहे कि अरे वाह, इस लिमिट तक तो हमें एक्सचेंजेस पर फ्री स्पेक्यूलेशन यानी आजादी से सट्टेबाजी करने की पूरी छूट है। लेकिन असल में ये $100 मिलियन की लिमिट स्पेक्यूलेशन का कोई लाइसेंस नहीं था। ये महज एक डॉक्यूमेंटेशन वेवर था, यानी कागजी कार्रवाई से मिलने वाली छूट। रेगुलेटर्स ने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि बिना अंडरलाइंग एक्सपोजर के, यानी बिना किसी एक्चुअल बिजनेस रिस्क के, करेंसी मार्केट में सट्टेबाजी करना अलाउड ही नहीं है। अगर आप फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा को ध्यान से पढ़ें तो उनका निर्देश क्रिस्टल क्लियर है। रुपए से जुड़े जो भी करेंसी डेरिवेटिव्स हैं, उनका इकलौता मकसद सिर्फ एक्सचेंज रेट रिस्क को हेज करना है, उससे बचाव करना है। ये स्पेक्यूलेशन के टूल्स बिल्कुल नहीं है। फेज 4, शैडो मार्केट और अलर्ट लिस्ट। अब हुआ ये कि जब डोमेस्टिक एक्सचेंजेस पर रिटेल ट्रेडर्स को ब्लॉक किया गया तो उन्होंने ऑफशोर और अनऑथराइज्ड नेटवर्क्स की तरफ भागना शुरू कर दिया। इन अनरेगुलेटेड ऑफशोर ब्रोकर्स ने पैसा बाहर भेजने का एक पूरा शैडो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। LRS यानी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के रूल से बचने के लिए क्या क्या नहीं किया गया। डमी बैंक अकाउंट्स खोले गए, UPI और IMPS पेमेंट्स को लोकल मर्चेंट सर्विसेज बताकर छिपाया गया और फिर इस पैसे को क्रिप्टो में बदलकर ऑफशोर भेजा जाने लगा। और इसी बीच एंट्री होती है प्रॉप ट्रेडिंग इवैल्यूएशन फर्म्स की। ये एक बड़ा लूपहोल था। ये फर्म्स कहती हैं कि हम कोई फाइनेंशियल सर्विस नहीं दे रहे, बस एक सिमुलेशन फी लेकर वर्चुअल चैलेंज खिला रहे हैं।
इस चक्कर में बहुत सारे ट्रेडर्स इन ऑफशोर वर्चुअल एनवायरनमेंट्स में फंसते चले गए। लेकिन सेंट्रल बैंक की नजर सब पर थी। डोमेस्टिक कैपिटल को देश से बाहर जाने से रोकने के लिए उन्होंने अपनी आधिकारिक अलर्ट लिस्ट को इतनी आक्रामकता से बढ़ाया कि 2025 के आखिर तक इसमें 95 अनऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म्स के नाम जुड़ गए। इस अलर्ट लिस्ट में आप कुछ बहुत ही जाने पहचाने नाम देख सकते हैं। ना सिर्फ एक्सनेस और ऑक्टाएफएक्स जैसे ट्रेडिशनल बी बुक ब्रोकर्स, बल्कि ईटोरो, एफटीएमओ, फंडेड नेक्स्ट और स्मार्ट प्रॉप ट्रेडर जैसी नई प्रॉप ट्रेडिंग फर्म्स भी इसी लिस्ट में हैं। रेगुलेटर्स की नजर में ये सभी अनऑथराइज्ड हैं और इसके नतीजे बहुत ही गंभीर हो सकते हैं। फीमा सेक्शन 13 का कानून कहता है कि अगर आप इन अनऑथराइज्ड शैडो नेटवर्क्स के साथ जुड़ते हैं तो आप पर शामिल कुल रकम का 300% तक का भारी जुर्माना लग सकता है। लिटरली 300%। ये कोई रिस्क लेने वाली बात नहीं है। तो जाते जाते ये बड़ा सवाल मैं आप पे छोड़ता हूं। जैसे जैसे रेगुलेटर्स दुनिया भर में इन शैडो इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर शिकंजा कस रहे हैं, क्या अनरेगुलेटेड और हाई लेवरेज वाली रिटेल करेंसी स्पेक्यूलेशन का दौर हमेशा के लिए खत्म होने वाला है? ये हम सबको सोचना होगा। रियल मार्केट में कैसे ट्रेड करके मुनाफा कमाया जाता है, ये सीखने के लिए हमें संपर्क करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने फॉरेक्स ट्रेडिंग अरेना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।